इट्स एवरी डे वन अल्टरनेट इधर सीआरई और वेबिनार। तो जो आप लोगों का जुड़ाव है, जो पार्टिसिपेंट्स है हमारे साथ जो जुड़े रहते हैं, उन लोगों का हमसे जुड़ना ये दिखाता है कि हम हमारा जो भी हो, जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन है, जो भी हमारे एक्सपर्ट है, जो भी हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, उनका जिस तरह से जो टॉपिक हम लेके आते हैं और हमारे एक्सपर्ट, हमारे एक्सटर्नल रिसोर्स पर्सन जो उस चीज को बताते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सीखते हुए और भी आगे लोगों को और अपने आसपास के लोगों को बताते हैं, और ये हमेशा हमें हमसे जुड़ाव लगा रहता है। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं अगेन फिर से जैसा कि मैं भी देख रहा हूँ डॉक्टर प्रदीप जी हमसे जुड़े हुए हैं, और उनका एक्सपर्टाइज आज हम देखेंगे कोविड-19 के दौरान जो साइको सोशल इम्पैक्ट है वो कैसे हम इसको दूर कर सकते हैं। सो आई वेलकम यू डॉक्टर प्रदीप सर, नमस्कार वंस अगेन फ्रॉम सीआरसी परिवार। सो सर इट्स अप टू यू। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? हाँ आ रही है सर। थैंक यू सो मच फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले मैं सीआरसी के डायरेक्टर रमेश पांडे सर को धन्यवाद देता हूं, उनके साथ साथ समस्त सीआरसी के टीम को जिन्होंने ये अवसर हमें प्रोवाइड किया है। थैंक्स अगेन फॉर प्रोवाइडिंग मी सच अ ग्रेट एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि जो आज का टॉपिक है वो इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन साइको सोशल वेलबींग ड्यूरिंग कोविड-19 से। तो सबसे पहले हम साइको सोशल वर्ड को समझते हैं कि साइको सोशल वर्ड्स क्या है। साइको सोशल वर्ड्स बड़ा ही वास्ट और कॉम्प्लेक्स वर्ड है जिसके अंदर इंडिविजुअल्स का इंटरपर्सनल, सोशल, वोकेशनल, कॉग्निशंस जो फंक्शन है उसको हम साइको सोशल वेलबींग में हम कवर करते हैं कि कोई भी बंदा अपने इंटरपर्सनल लाइफ को, पर्सनल लाइफ को, सोशल लाइफ को, वोकेशनल लाइफ को इस पेंडेमिक में किस टाइप से एंजॉय कर रहा है, किस टाइप से फेस कर रहा है, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे। हमारा जो पॉपुलेशन है जिसके ऊपर हमें बताना है, जिसपे हमें फोकस करना है, वो चिल्ड्रन है। चिल्ड्रंस के बारे में जैसा कि हम सभी को मालूम है कि चिल्ड्रंस मोर और लेस 12 से 14 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको हम चिल्ड्रंस की कैटेगरी में रखते हैं। अर्ली चाइल्डहुड जिसको हम 6 ईयर ऑफ एज को हम कहते हैं, 6 से 12 साल को हम मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं, और 12 से या अर्ली जो एडोलसेंस फेज होता है उसको हम लेट चाइल्डहुड फेज कहते हैं। तो इस एज ग्रुप के जो भी चिल्ड्रंस है, जो भी बच्चे हैं, इस कोविड-19 के दौरान किस टाइप के प्रॉब्लम को फेस करे हैं उसके ऊपर हम अभी चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता है कि जो कोविड-19 जो एक फेज अभी तक चल ही रहा है वो एक ऐसा पेंडेमिक था जो कि एक होल जो एक सोसाइटी का होम्योस्टैसिस है, जो एक पब्लिक लाइफ है, जो एक पर्सनल लाइफ है, जो एक सोशल लाइफ है, उसको पूरी तरीके से वो डिस्ट्रॉय किया है। जो अगर हम कोविड और लॉकडाउन के फेज में अगर थोड़ा सा जाए तो ये देखने को मिलता है कि किस तरह से जो बहुत सारा गैदरिंग है, बहुत सारा जो इवेंट्स है उसको स्टॉप किया गया है, उसको रोका गया है ताकि जो ये इन्फेक्शन है वो इन्फेक्शन ना हो पाए, वो ना बढ़ पाए। उसको मिनिमाइज करने के लिए लॉकडाउन किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग किया गया, सोशल आइसोलेशन को बढ़ावा दिया गया। अगर हम देखें कि जो एक डेली का दिनचर्या है उस दिनचर्या के ऊपर भी बहुत एक अलग यूनिक एक एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को मिला है। जो रिक्रिएशनल एक्टिविटी है वो भी बंद हुआ है, शॉप्स है, मार्केट्स है, वो भी क्लोज किया गया है। जो एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशंस है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वो सब भी बंद किया गया। खासकर अगर देखा जाए कि जो डे केयर सेंटर है जिसमें अगर हम डिसेबल पीपल की बात करें कि डे केयर सेंटर्स में हमारे जो डिसेबल चिल्ड्रंस जाते थे ट्रेनिंग के लिए या अपने बिहेवियर के मॉडिफिकेशन के लिए, वो भी बंद हो गया और ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं और जो एक न्यू टाइप का एक इन्वायरमेंट में वो एंटर करे हैं जिसमें ना सिर्फ चिल्ड्रन को डिफिकल्टी हो रही है बल्कि जो उसके केयर गिवर्स है, जो पेरेंट्स है, उसको भी बहुत टाइप की प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। अभी जो हम कोविड-19 की चर्चा करते हैं उसमें देखते हैं कि पूरा एक लाइफ स्टाइल
चेंज हुआ है। खासकर अगर देखा जाए कि जो जो चिल्ड्रंस के मेन केयर गिवर्स होते हैं, जिसके साथ बच्चे सबसे ज्यादा अटैच होते हैं, जो पेरेंट्स होते हैं, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट देखने को मिला है। खासकर अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जॉब की बात करें, तो बहुत सारे लोगों की, जो बहुत सारे पेरेंट्स हैं, उनकी जॉब चली गई है, या फिर उनका सोर्स ऑफ इनकम घटा है। एक पर्टिकुलर टाइम पे वो जॉब करने जाते हैं, या फिर अपने आप को सरवाइव करने के लिए उनको डिफिकल्टी हो रही है। अगर वो किसी टाइप से अगर इस फेज में जॉब करते भी हैं, तो वो एक प्रकार का रिस्क लेते हैं कि उनको किसी टाइप का इन्फेक्शन हो जाए, या किसी किसी चीज की बीमारी होने की संभावना, या जो भी ये स्प्रेड हो रहा है, जो ये बढ़ रहा है। तो एक किसी न किसी टाइप से जो एक पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बहुत चैलेंजिंग फॉर्म लिया है, जो कि बच्चे बच्चे की सोशलाइजेशन में, बच्चे का जो इमोशनल रेगुलेशन जो एक प्रोसेस होता है, उसके लिए एक खतरा क्रिएट किया है, एक प्रॉब्लम क्रिएट किया है। अगर हम देखें कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करें, तो जो भी, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं या एबनॉर्मल बच्चे हैं या स्पेशल बच्चे हैं, वो कंटिन्यू एक एक घर में, एक ही कमरे में रह रहे हैं। और बहुत टाइप की रिक्वायरमेंट होती है ऐसे बच्चे की, अपने पीयर ग्रुप में जाकर सीखते हैं, स्कूल्स में जाकर सीखते हैं। एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी होता है, पार्क, गेम, बहुत टाइप की एक्टिविटी होते हैं। बहुत सारे बच्चों के बीच में जाके उनको जो एक ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी होती है ऐसे बच्चे में, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, वो सब के सब इस एरा में ठप हो गया है। और जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स खुद बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, क्योंकि उनके बहुत सारे जो उनकी जो एक्टिविटी थी, उस एक्टिविटी को बैन लग गई है। और जितना इमोशनल सपोर्ट, जितना इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर देखा जाए कि जो चिल्ड्रंस की अगर हम देखे कि इन इन ये बच्चे जो है सो फैमिली से, स्कूल से, डे केयर सेंटर से दूर होते हो रहे हैं। और कई कई को क्वारंटाइन भी किया गया इस फेज में, जिसके कारण उनको उनकी बहुत सारा बिहेवियरल इशू देखने को मिलता है। बहुत टाइप की फ्रस्ट्रेशंस भी उनके अंदर डेवलप हुई है। कुल मिला के अगर हम ये देखें कि जो एक कोविड-19 की का जो फेज है, बच्चे जो जो 12-14 साल तक के जो बच्चे होते हैं, 1 साल से के 12 साल तक के बच्चे, वो बहुत कुछ अपने पेरेंट्स के थ्रू सीखते हैं। उस बच्चे की बहुत सारा रिक्वायरमेंट्स होती है, नीड्स होती है। अगर वो अप्रोप्रिएट वे में फुलफिल होती है, तो बच्चे का एक अच्छा सोशलाइजेशन होता है, अच्छा डेवलपमेंट होता है। तो इस पे डिस्कस करने से पहले हम एक फैमिली सिस्टम और अटैचमेंट थ्योरी के ऊपर फोकस करेंगे कि एक फैमिली एक सिस्टम होता है। उस फैमिली में हर व्यक्ति का कुछ ना कुछ नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ सिस्टम होता है। अगर वो ब्रदर है, सिस्टर है, स्पेशल चिल्ड्रंस है, उसको एक एक रूटीन को फॉलो करना होता है। जब इस टाइप का पेंडेमिक आता है, तो पूरे जो फैमिली का जो बैलेंस है, जो एक होमियोस्टेसिस है, जो बिगड़ जाता है। अगर हम अटैचमेंट थ्योरी की बात करें, तो जो छोटा बच्चा होता है, उसका बहुत सारा रिक्वायरमेंट होता है। वो इमोशनली अपने फैमिली मेंबर से, अपने भाई से, बहन से, मम्मी पापा से कनेक्ट होता है, अपनी फीलिंग्स को शेयर करता है, बताता है। अगर उसकी जो क्यूरियोसिटी होती है, उसकी जो जानने की जो चाहत होती है, उसको पेरेंट्स या जो उसके सिबलिंग्स वो चीज प्रोवाइड करते हैं, अप्रोप्रिएट केयर प्रोवाइड करते हैं, तो बच्चे का एक अच्छा डेवलपमेंट होता है। ओवरऑल जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। लेकिन इस पेंडेमिक में जो अभी का जो फेज है, जिसमें जो जो ऐसे बच्चे हैं, वो लिमिटेड रिसोर्स के साथ कोप अप कर रहे हैं, और जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बहुत एक स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है। इस स्ट्रेसफुल जो जो पेरेंट्स की या जो केयर गिवर की सिचुएशन है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा सिचुएशन, क्रिटिकल सिचुएशन। और इस सिचुएशंस में, इस कोविड-19 की जो एरा है, इसमें पेरेंट्स को या केयर गिवर्स को जितना अप्रोप्रिएट वे में उनको इमोशनल सपोर्ट्स या साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स प्रोवाइड करना चाहिए था, उतना वो नहीं कर पा रहे हैं। जो कि बच्चे की जो साइको सोशल वेलबींग है, उसकी उसकी ना सिर्फ प्रेजेंट की साइको सोशल वेलबींग को वो निगेटिवली प्रभावित करता है, बल्कि फ्यूचर्स में जो वेलबींग है, जो उसका कैरियर्स है, जो उसका एजुकेशन है, उसके ऊपर भी निगेटिव प्रभाव डालता है।
रिसर्च, बहुत सारे रिसर्च हुए हैं। रिसर्च में ये बताया गया है कि जो एक पर्टिकुलर एज में बच्चे को की जो एक अटैचमेंट होती है, और उस अटैचमेंट के साथ जो एक रिक्वायरमेंट होता है, जो नीड्स होता है, वो अगर बच्चे को फुलफिल नहीं होता है, तो जब वो बच्चा एडोलसेंस फेज में पहुंचता है, उसमें बहुत टाइप की बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जो आगे चल के जो लैक ऑफ सोशल स्किलनेस उसमें देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जो अपने पीयर ग्रुप में रिजेक्शन की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है, क्योंकि उसका इमोशनल जो एक कोशेंट है वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाता है। ऐसे कंडीशंस में बच्चे को पीयर जो जब वो बड़े होते हैं, एडोलसेंस फेज में आते हैं, तो उनको अपने सेम एज ग्रुप के लोग बच्चों के साथ दोस्ती करने में, इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी होती है। तो कुल मिला के हम इस चीज को देखते हैं कि जो एक डेवलपमेंटल फेज है, उस डेवलपमेंटल फेज में बच्चे को बहुत ज्यादा लुक आफ्टर की जरूरत होती है। बहुत टाइप की रिक्वायरमेंट होती है, वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। अगर हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में जाएं, तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हुए हैं जो एक डेवलपमेंटल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को लेकर बहुत सारा थ्योरी दिए हुए हैं, जिसमें पियाजे है, जॉन पियाजे, एरिक एरिक्सन, फ्राइड्स, कार्ल रोजर्स, इन सब का नाम है। हम थोड़ा सा बहुत ब्रीफली फोकस करेंगे जो इन लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो अर्ली चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस है वो कितना ज्यादा मायने रखता है, उसके बारे में उन्होंने फोकस किया है। मैं थोड़ा सा उसके बारे में हाईलाइट करूंगा। जैसे कि फ्राइड ने साइको सेक्सुअल थ्योरी दिया था, जिसमें पूरी डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी का डेवलपमेंट है, उसको 5 फेज में वो डिवाइड किया था। सबसे पहला जो फेज है, जो ओरल कहते हैं, जो 1 साल तक के एज का होता है, उसमें बच्चे का जो भी नीड्स होता है, जो भी एक्सपेक्टेशन होता है, उसमें बच्चे मुंह के द्वारा बताता है। जैसे कि कोई भी अगर खाना नहीं मिला या कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट है, बाहर घूमने का मन है, तो बच्चा रोना स्टार्ट करता है। तो इस पर्टिकुलर जो एक फेज चल रहा है, इस फेज में बच्चा रोएगा भी तो पेरेंट्स उसको कहाँ लेकर जाएंगे। वैसे वो दूसरे फेज, एनल फेज के बारे में बताया कि जो बच्चे एनल का जो 2 से 3 साल का एज बताया, उस एज में जनरली पेरेंट्स बच्चे के टॉयलेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि बच्चे को पेशाब खाना कैसे करना है, उसके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इस ट्रेनिंग में भी बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट होता है कि बच्चे को कब सुसु जाना है, कब टॉयलेट जाना है, और बच्चे की जो जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशन है उसको पेरेंट्स एसेस कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सोचने वाली बात है कि जो एक पेंडेमिक, जो एक अभी जो एरा चल रहा है, जिसमें लोग एक ही घर में रह रहे हैं, बहुत सारा जॉबलेस है, बहुत सारे फैमिली रिलेटिव फ्रेंड से नहीं मिल रहे हैं, जो जो एडल्ट है, जो केयर गिवर है, उसके ऊपर भी ह्यूज स्ट्रेस देखने को मिलता है। अ, इस कारण से जितने अच्छे तरीके से उनको बच्चे को की जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जो ट्रेनिंग्स की, वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चे को आगे बहुत सारा प्रॉब्लम होने की संभावना, बहुत ज्यादा बिहेवियरल प्रॉब्लम होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। फ्राइड ने तीसरे स्टेप, फैलिक स्टेज की भी बारे में बताया है, जिसमें भी फैलिक स्टेज हो या फिर लेटेंसी जो 6 से 12 साल के बच्चे में होता है, इस दोनों ही फेज में बच्चे की एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होता है। जैसे कि जब वो फैलिक फेज में आता है, तो उस फेज में बच्चे का जिसको हम ओपिडिस कम्प्लेक्स बोलते हैं, कि बच्चे को जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उसके बारे में वो जानता है, जानने की कोशिश करता है, कई बार नहीं जानने की स्थिति में डिप्राइवेशन भी होती है। तो ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चे की जो एज अकॉर्डिंग टू एज, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो उसकी क्यूरियोसिटी है, उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। अगर वो कर देता है तो बच्चे की अच्छी डेवलपमेंट होगी, नहीं तो आने वाले समय में बहुत सारा बिहेवियरल और साइकोपैथोलॉजी डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो फ्राइड की बात हमने कहा। फ्राइड ने एक और टर्म बताया था, फिक्सेशन वर्ड उन्होंने यूज किया था। उसमें ये बताया था कि बच्चे की हर एज ग्रुप में, हर फेज में स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है, नीड्स होती है। उसको ना तो बहुत ज्यादा प्यार की जरूरत होती है, ना वो ज्यादा क्रिटिकल कमेंट करने को वो अच्छा मानते हैं। अप्रोप्रिएट वे में जो उसकी नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल होना चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो बच्चा जो एडल्ट में आता है या एडोलसेंस फेज में आता है, तो बहुत सारी साइकोपैथोलॉजी, बहुत सारा बिहेवियरल प्रॉब्लम डेवलप होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर हम एरिक एरिक्सन की बात करें, तो उन्होंने साइको सोशल डेवलपमेंट की बात कही है। उन्होंने सबसे पहले इन्फेंट
स्टेज की बात क्या है कि जो कि 1 साल के बच्चे में डेवलप होता है, जिसको हम बोलते हैं, जिसमें बच्चे में एक डाउट क्रिएट होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। अगर बच्चे की इमोशन को पेरेंट अच्छे से देख रेख कर पाते हैं तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होता है, अगर बच्चे को पेरेंट्स इग्नोर करते हैं तो मिसट्रस्ट डेवलप होता है। दूसरा जो स्टेज है उसको उन्होंने टोडलर स्टेज बताया, जो कि 1 से 3 साल के एज ग्रुप होता है। इस ग्रुप में बच्चा टॉयज के साथ खेलना पसंद करता है और अपनी जो इमोशंस है उसके साथ वो वेंटिलेट करने की कोशिश करता है। अगर उसको एप्रोप्रिएट वे में खेलने का अवसर प्रोवाइड किया जाता है तो उसके अंदर एक ऑटोनॉमी, एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। अगर उस चीज का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो उसके अंदर गिल्टी महसूस होती है। फिर अर्ली चाइल्डहुड के बारे में एरिक्सन बताते हैं, जो 3 से 6 साल के बच्चे का होता है। इसमें बच्चा थोड़ा थोड़ा इनिशिएटिव लेने लगता है, जैसे ड्राइंग करना, पेंटिंग करना। तो इसमें जो उसका डाउट क्रिएट होता है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होता है। अगर बच्चे को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड किया जाता है तो बच्चे इनिशिएटिव लेने दिया जाता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगर वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है तो गिल्टी महसूस होती है। फिर मिडिल चाइल्डहुड की बात उन्होंने कहा है, जिसमें बच्चा नया नया, जैसे घर का कोई काम है, छोटा मोटा काम है या जो इंडस्ट्रियस एक्टिविटी है उसमें इन्वॉल्व होता है। अगर पेरेंट्स वो चीज प्रोवाइड करता है तो बच्चे में हेल्दी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, नहीं तो बच्चे में आगे चल के इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने की संभावना बढ़ जाती है। कार्ल रोजर्स ने भी डेवलपमेंट की बात कही है बच्चों में कि पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कैसे होता है। उसमें उन्होंने 2 चीज के बारे में बताया है, एक ऑर्गेनिज्म और दूसरा सेल्फ। मतलब जो बच्चा है वो आसपास के जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे ऑब्जर्व करता है, कैसे कोप करता है, कैसे फेस करता है। इस अगर वो अच्छे से हैंडल कर लेता है तो उसकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाती है, उसका अच्छा सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। अगर अच्छे ढंग से नहीं डील कर पाता है, नहीं कोप अप कर पाता है तो एक निगेटिव पर्सनालिटी डेवलप होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। मैस्लो की बात अगर हम करें, अब्राहम मैस्लो की, तो उन्होंने भी जो एक हायरार्की ऑफ नीड्स के बेसिस पे पर्सनालिटी के डेवलपमेंट की बात कही है कि सबसे पहले बच्चे का फिजियोलॉजिकल नीड्स होता है, जैसे कि खाने का, रहने का। अगर ये सब चीज की अगर उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाती है तभी आगे सेफ्टी का और फिर बिलोंगिंगनेस का और सेल्फ स्टीम की बात करती है। तो कुल मिला के चाहे अगर हम और बात करें जॉन पियाजे की, तो उन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की है बच्चों में। तो चाहे पियाजे हो, एरिक्सन हो या रोजर्स हो, फ्राइड हो या एरिक एरिक्सन हो, सभी ने इस बात पर फोकस किया है कि जो अर्ली जो बच्चे का जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस होता है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है आगे की पर्सनालिटी को डेवलप होने में। उसकी उसकी जो साइको सोशल जो वेलबींग है उसको, जो अर्ली एज का जो सोशलाइजेशन है वो कहीं ना कहीं बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो ये जो कोविड का जो दौर चल रहा है, इस दौर में हम लोग अच्छे तरीके से देख रहे हैं कि छोटे बच्चे की रिक्वायरमेंट कितना ज्यादा है और उसको पेरेंट्स कितना ज्यादा फुलफिल कर पा रहे हैं। इसमें बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल अगर करते हैं तो बच्चे का अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट होता है, अगर नहीं कर पाते हैं तो सही ढंग से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। इसमें कुछ प्रोटेक्टिव फैक्टर की बात कही गई है कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ इमोशनली अच्छे से कनेक्ट रहते हैं, बच्चे का अच्छे से लुक आफ्टर करते हैं, बच्चे की इमोशंस को अच्छे से शेयर करते हैं, तो उस बच्चे का पर्सनालिटी का अच्छा डेवलपमेंट होता है। उसकी साइको सोशल वेलबींग ना सिर्फ प्रेजेंट में बल्कि फ्यूचर में भी साइको सोशल वेलबींग बेटर होता है। तो प्रोटेक्टिव फैक्टर में एक तो जो उसके पेरेंट्स है वो, और दूसरा उसके टीचर्स, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि जो पेरेंट्स हैं वो टीचर से भी कनेक्ट होके रखे और बच्चे के बारे में पूछते रहे। टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि ऐसे बच्चे के साथ कनेक्ट रहे। पेरेंट्स चाइल्ड का या टीचर स्टूडेंट्स का अगर अच्छी बाउंडेशन होती है तो बच्चे का साइको सोशल वेलबींग है वो प्रेजेंट में भी बेटर होता है, फ्यूचर में भी बेटर होता है। इसमें एक रिसर्च फाइंडिंग्स है, वो लेटेस्ट एक फाइंडिंग्स है जिसमें 1700 बच्चे के ऊपर स्टडी किया गया है। उसमें ये देखा गया कि जिस बच्चे का अर्ली एज में पेरेंट्स और टीचर इमोशनली कनेक्टेड होते हैं उस बच्चे का हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है।
एक रिसर्च फाइंडिंग्स है वो ये भी बताता है कि जो बच्चा जो जो स्टार्टिंग का जो 3 साल होता है, उस एज में वो इम्पल्सिव हो या रेस्टलेस हो या साई टाइप का हो, शर्मीला हो, डरा हुआ हो या इजिली अपसेट हो रहा हो, वैसे बच्चे में आगे चल के एडिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है, बहुत सारा बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। ऐसे बच्चे की जो अर्ली एडोलसेंस एज में या अर्ली एडल्टहुड में जब वो आता है तो निगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करता है, उसकी लो लेवल की एकेडमिक परफॉर्मेंस होता है, पुअर बिहेवियरल कंट्रोल होता है। ये जो लेटेस्ट फाइंडिंग्स है वो इस चीज को इंडिकेट करता है। अगर हम देखिए कि जो लॉकडाउन का जो फेज है, पेरेंट्स भी एक टाइप के स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट को क्रिएट कर स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। बच्चे के साथ ज्यादा टाइम बिताना पड़ता है, वो भी फैमिलियर नहीं होते हैं कि बच्चे के साथ पूरे दिन कैसे रह पाए, तो उनको उनकी भी एक टाइप का रोल कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है कि ऐसे बच्चे को हम कैसे हैंडल करें, इतना देर तक हम बच्चे को कैसे सरवाइव करें। और तो इन इन सब चीजों से जो एक फैमिली का जो होमियोस्टेसिस है, फैमिली का जो इक्विलिब्रियम है, फैमिली का जो बैलेंस है, वो बहुत हद तक प्रभावित होता है, डिस्ट्रॉय होता है। अगर हम बात करें कि चिल्ड्रंस में भी जो जो एक कोविड-19 का जो एरा चल रहा है, इसमें प्रभावित होने की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है कि कौन बच्चा कम प्रभावित होगा, कौन ज्यादा बच्चा होगा। जो छोटा बच्चा है, जो यंगर बच्चा है, उसमें एक अलग टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये बच्चा स्कूल जो जो किंडरगार्टन था वो केजी बंद हो गया है। ऐसे बच्चे का भी बहुत ज्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है कि वो समझ पाए कि हो क्या रहा है। अगर यंगर बच्चों को देखा जाए तो यंग बच्चे थोड़े मोर और लेस थोड़े वो इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू या ऑनलाइन होकर अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ वो जो भी उसके साथ पीयर ग्रुप्स है उसके साथ वो कनेक्ट हो पाते हैं। लेकिन जो छोटे एज ग्रुप के बच्चे हैं जिनका अभी उस लेवल का कॉग्निशन डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो उसको अलग टाइप की डिफिकल्टी देखने को मिलता है। अगर हम देखें कि इमोशनल प्रॉब्लम्स की जहां तक की बात देखें तो जो ओल्डर चिल्ड्रंस है, उनको ज्यादा इमोशनल प्रॉब्लम्स वो फेस करते हैं, उनको देखने को मिलता है। अगर हम रिसर्च की फाइंडिंग्स पे अगर हम जाए तो ये देखने को मिलता है कि जो यंगर जो बच्चे हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी और कंडक्ट की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर देन ओल्डर जो जो किड्स है, ओल्डर जो बच्चे हैं। अगर हम फोकस करें सिंगल पेरेंटिंग की और बोथ पेरेंटिंग्स की, कई बार देखा जाता है कि जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो ये बताता है कि जो सिंगल पेरेंटिंग है, जो विडो है, जो डाइवोर्स है, उनको ज्यादा डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है चाइल्ड को देख रेख करने के लिए, चाइल्ड को लुक आफ्टर करने में, कंपेयर देन उसके जो कि बोथ बोथ पेरेंटेड है। अगर देखा जाए कि कंडक्ट की प्रॉब्लम्स पहले ही बताए, कंडक्ट की प्रॉब्लम्स जो है वो छोटे बच्चे में ज्यादा ज्यादा देखने को मिलता है। मीजो सिस्टम्स की जो एक मीजो सिस्टम वो होता है कि जो सपोर्ट सिस्टम्स होता है, उस सपोर्ट सिस्टम्स में मीजो सिस्टम्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो नेबर्स होते हैं, जो 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 प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, जो पीयर ग्रुप्स होते हैं, उसका तो ये देखने को मिला है कि ऐसे बच्चे जिनका कि पीयर पीयर ग्रुप्स बिल्कुल अलग हो गए हैं, नए नए जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के साथ अगर उनको नए नए पार्क में या नए नए जगहों पे कई बार हम ले जाते हैं तो वो इंटरेक्ट करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं। जो नेबर्स हैं, जो प्राइमरी केयर गिवर्स है, वो बहुत टाइप की इमोशनल सपोर्ट, इंस्ट्रूमेंटल सपोर्ट प्रोवाइड किया करते थे, जो इस लॉकडाउन वाले या कोविड-19 के एरा में वो चीज देखने को नहीं मिलता है, जो बच्चे के अंदर एक बिहेवियरल प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की पॉसिबिलिटी को बढ़ाता है।
लर्निंग गैप के ऊपर अगर हम फोकस करें कि जो बच्चे अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में बिलोंग करते हैं, कुछ लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, तो जो दोनों की लर्निंग में भी ह्यूज डिफरेंसेस है। जो अपर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस वाले बंदे हैं वो लॉकडाउन में या कोविड दौरान में ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं, उनके पास मोबाइल की फैसिलिटी होती है। लेकिन ऐसे बच्चे जो कि बहुत ज्यादा गरीब है, जो स्लम में रहते हैं, या जो मल्टीमीडिया या इंटरनेट इन सबसे फैमिलियर नहीं है, जिनके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है, तो वैसे वैसे बच्चों में चाइल्ड एब्यूज देखने को ज्यादा मिला है, उनका रूटीन अल्टर्ड देखने को मिला है। ऐसे 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 बच्चे जो स्लम में रहते हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस के शिकार ज्यादा ज्यादा हुए हैं। कंडीशंस के ऊपर अगर हम फोकस करें तो ये भी वेरी करता रहता है इस कोविड वाले फेज में, कि जो जो बच्चे हाउस में रहते हैं या घर में रहते हैं उनका साइको सोशल वेलबींग ज्यादा बेटर होता है कंपेयर की जो जो अपार्टमेंट में रहते हैं। और ऐसे बच्चे जो कि अपार्टमेंट में रहते हैं उनमें हाइपर एक्टिविटी ज्यादा देखने को मिला है कंपेयर की जो लोग एक हाउस में रहते हैं। अब अगर हम देखा जाए कि अभी हम जितनी भी बात किए हैं उसमें हमने यही देखा है कि जो जो अर्ली एज का जो एक्सपीरियंस होता है चिल्ड्रंस का, वो न सिर्फ प्रेजेंट के साइको सोशल वेलबींग को प्रभावित करता है बल्कि फ्यूचर के भी साइको सोशल वेलबींग की वो रूपरेखा को तैयार करता है। अगर हम देखा जाए कि ओवरऑल इम्पैक्ट क्या हुआ है, तो क्या हुआ है और क्या होगा, तो ये देखने को मिलता है कि एकेडमिक फंक्शनिंग जो है वो बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है। ऑनलाइन जो टीचिंग क्लास है वो बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है। वो बच्चे को एप्रोप्रिएट लर्निंग के लिए कैपेबल नहीं है। हाँ ठीक है, किसी ढंग से उससे काम चल जाता है, लेकिन जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट जो बच्चे के अंदर होना चाहिए वो ऑनलाइन जो क्लासेस है वो प्रोवाइड नहीं करता है। बिहेवियरल पैटर्न के ऊपर देखा जाए तो ऐसे ऐसे बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा डिप्रेशन, सुसाइडल आइडिएशन, इन्फिनिटी कम्प्लेक्स, हाइपर एक्टिविटी, कंडक्ट की प्रॉब्लम, ये सब देखने को मिलता है। जिन बच्चे का सोशलाइजेशन इस फेज में हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा संभावना है कि जब वो क्लास ओपन होगा तो वो बच्चे में ड्रॉप आउट रेट, स्कूल से भाग जाने की संभावना ज्यादा ज्यादा होगी। डेलिक्वेंट बिहेवियर में इंगेज हो सकते हैं। सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर, ऐसे बच्चे में रिस्क है कि जल्दी सब्सटेंस टेकिंग बिहेवियर को वो फॉलो करे। बेरोजगारी ज्यादा देखने को मिलता है क्योंकि हेल्दी डेवलपमेंट हुआ नहीं है, उसका इमोशनल कोसेंट या सोशल कोसेंट उस लेवल का डेवलप नहीं हुआ है, जिसके कारण कि इंटरपर्सनल जो डील करने की जो कैपेसिटी होती है, लीड करने की कैपेसिटी होती है, वो अप्रोप्रिएट वे में डेवलप नहीं हुआ है, जो कि आगे चल के बच्चे को निगेटिवली इफेक्ट कर सकता है। कुल मिला के देखा जाए तो बच्चे का ऐसे ऐसे बच्चे का जो मेंटल स्टेटस है, मेंटल हेल्थ इशू भी देखने को मिलता है कि ऐसे बच्चे में डिप्रेशन, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स, साइकोसिस इस टाइप की होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है इन फ्यूचर। ऐसे बच्चे में सुसाइडल, कई बार होता है कि बच्चे बड़े ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, बहुत ज्यादा इरिटेट और एनॉयड होते हैं, और ऐसे बच्चे में फ्रस्ट्रेशंस और सुसाइड रेट्स, इंक्रीज सुसाइड रेट्स देखने को मिलता है। ये जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस है पेंडेमिक का, इस सिचुएशंस में बच्चे का जो स्लीपिंग पैटर्न्स है वो भी डिस्टर्ब देखने को मिलता है। रात में जगने की या इन्यूरिसिस जो होता है कि बेड पे पेशाब करने की, वो भी संभावना ऐसे बच्चे में देखने को ज्यादा मिलती है, जो इस कोविड 19 के एरा में जो बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है। वैसे ऐसे बच्चे बहुत ज्यादा टेम्पर टेंट्रम, बहुत ज्यादा एग्रेसिव बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की बात करें तो टेम्पर टेंट्रम, एग्रेसिवनेस, ये सब ऐसे बच्चे में बहुत हद तक देखने को मिलता है। एक सोमैटिक कंप्लेंट्स होता है जिसको हम साइकेट्री में बोलते हैं कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। जब स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो बहुत सारा फिजिकल कंप्लेंट में वो कन्वर्ट हो जाता है कि हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, लेकिन देखा जाएगा तो वो कहीं अगर उसका कोई टेस्टिंग कराओ आप तो कहीं कोई भी उस टाइप का रिपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की सोमैटिक कंप्लेंट्स भी बच्चे में देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे आगे चल के जो डिक्रीज इंटरेस्ट जो है उनका, जो प्लेफुल एक्टिविटी है उसमें कम देखने को मिलेगा, ऐसा प्रिडिक्ट किया गया है।
ऐसे बच्चे जो इस फेज में जिनका सोशलाइजेशन हो रहा है वो अपनी क्राइसिस को ठीक से कोप अप नहीं कर पा रहा है, और जो रोने की जो एक होता है कि बच्चे की किसी चीज के लिए आवश्यकता से ज्यादा टाइम तक रोने की जो वारदात है वैसे बच्चे में ज्यादा देखने को मिलता है कि यूजुअल टाइम से ज्यादा देर तक बच्चे रो रहे हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो जिन बच्चे का सोशलाइजेशन इस फेज में हो रहा है उसका इनकम जब वो 25 साल का होगा तो उनका उनका जो इनकम होगा वो कंपैरेटिवली कम होगा, और वो जो जो वेलफेयर ऐसे बच्चों में वेलफेयर डिपेंडेंसी ज्यादा होगी। मतलब कि कहीं पे कोई चीज, कोई गवर्नमेंट का स्कीम है या कोई बंदा कोई लंगर लगा रहा है या कोई इस टाइप का जो भी वेलफेयर रिलेटेड जो जो वर्क होते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे जिनका कि सोशलाइजेशन ठीक से नहीं हुआ है, जो बच्चे एप्रोप्रिएट सोशलाइजेशन नहीं हुआ है, एप्रोप्रिएट वे में उनका पर्सनालिटी का डेवलपमेंट नहीं हुआ, उनका एकेडमिक फंक्शनिंग जो है वो एप्रोप्रिएट वे में डेवलप नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चे आगे चल के इन फ्यूचर जो जो वेलफेयर जो एक्टिविटी होता है उस पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जो रिलेशनशिप की बात है तो वो एक स्टेबल अनस्टेबल बिहेवियरल पैटर्न ऐसे बच्चे में ज्यादा देखने को मिलेगा, ऐसा प्रेडिक्ट किया गया है। और लाइफ के प्रति सेटिस्फेक्शन, लोअर लेवल का लाइफ लाइफ सेटिस्फेक्शन ऐसे ऐसे बच्चों में देखने को मिलेगा। ऐसा भी देखने को मिला कि जैसे कि पीटीएसडी की जब हम बात करें, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स की, तो ऐसे बच्चे जिनका कि क्वारंटाइन जो क्वारंटाइन हुए या किसी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और वो अपने साथ बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखे या मर जाने के बाद पॉलीथीन में उनको लपेट कर ले जाते हुए, इस टाइप का एक्सपोजर अगर बच्चे में हुआ है इस कोविड के दौरान, तो ऐसे बच्चे में पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी तो हमने ये देखा कि जो एक चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट को कैसे निगेटिवली हुआ है, उसके ऊपर कितना निगेटिव जो जो एक मेंटल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ के ऊपर किस टाइप से निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। अब हम ये देखा जाए कि अगर देखते हैं कि जो ऐसे बच्चे जिनको बहुत सारा साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स है, मेंटल हेल्थ इशू है, और जो हमारा जो कंट्री, जो डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया जो हमारा कंट्री है, इसमें जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है, स्ट्रॉन्ग स्टिग्मा अटैच है, अप्रोप्रिएट वे में हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, और अप्रोप्रिएट वे में उसका हम एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना के ट्रीटमेंट स्टार्ट करना एक प्रकार का चैलेंज है। तो ऐसे 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 कंडीशंस में जो भी हेल्थ प्रोफेशनल्स है या जो भी स्पेशल एजुकेटर्स है या जो पॉलिसी मेकर्स है, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि ऐसे लोगों, ऐसे बच्चों की साइको सोशल वेलबींग को कैसे इनहेंस किया जाए, कैसे कैसे एग्जैक्ट डायग्नोसिस बना के उसका ट्रीटमेंट करके इनकी साइको सोशल वेलबींग को कैसे इनहेंस किया जाए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो प्रोफेशनल्स की है, हेल्थ प्रोफेशनल्स की है, स्पेशल एजुकेटर्स की है, पॉलिसी मेकर्स की है। अगर हम देखें कि इस फेज में जो सबसे ज्यादा जो कोविड-19 का जो एरा है, इसमें जो सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है वो कि बहुत सारे बच्चे जो है वो गेमिंग डिसऑर्डर या इंटरनेट गेमिंग होते हैं, उसकी उसके शिकार हुए हैं। और दूसरा, अगर देखा जाए कि जो कोविड-19 का एरा है, इसमें उस बच्चे को बहुत अलग टाइप का चैलेंज फेस फेस करने को मिला है, जिसके की पेरेंट्स, जिसके फादर अल्कोहलिक है। अल्कोहलिक जो चिल्ड्रंस है उसकी उसकी साइको सोशल वेलबींग को नॉर्मल बच्चों की तुलना में ज्यादा निगेटिवली प्रभावित किया है। क्योंकि जो अल्कोहलिक पेरेंट्स है, मान लो कि कोई बच्चा है जिसके फादर अल्कोहलिक है, तो वैसे स्थिति में, लॉकडाउन की स्थिति में, क्वारंटाइन की स्थिति में उसको जो एक अच्छे किस्म का जो एक अल्कोहल होता है वो नहीं मिल पाता है। नकली टाइप का जो अल्कोहल हो या जो सब्सटेंस हो, वो उसका वो सेवन करता है, जिसकी उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। और उसके उसके कारण, उसके साइड इफेक्ट के कारण जो एक ईपीएस सिंड्रोम जो डेवलप होता है, उसके लिए एप्रोप्रिएट या इमरजेंसी सर्विस ट्रीटमेंट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, जो एक प्रकार का बहुत बड़ा चैलेंजिंग इश्यू था। अगर मिल जाता है तो नकली मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो उसको विड्रॉल फीचर होता है।
उस विड्रॉल में वो फीचर जब होता है, बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है, तो वो बच्चे को जितना इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। जो इस कोविड वाले फेज में एक देखने को मिला है, जो बच्चे के हेल्दी डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ा एक ऑब्स्टिकल है। अगर रिसर्च के ऊपर अगर हम जाएं तो एक देखा गया, हैदराबाद में एक केस दिखा गया है जिसका फादर अल्कोहलिक अल्कोहलिक था, और अल्कोहल न मिलने के कारण वो अपने मदर को और ग्रैंड मदर को मारा पीटा करता था। एक और एविडेंस है जिसमें ये बताया गया है कि वाइफ ये बताती है कि उसका हस्बैंड बहुत ज्यादा अल्कोहल का सेवन करता है क्योंकि उसकी नौकरी चली गई है, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो कुल मिला के जो सारा जो जो इंसिडेंस है, जो एविडेंस है, वो इस चीज को बताता है कि जो जो चाइल्ड का जो साइको सोशल वेलबींग है वो किस हद तक प्रभावित हुआ होगा इस कोविड 19 के एरा में, कोविड वाले फेज में। अब एक और चीज जो देखने को मिला है कि अब हम सभी लोग देखते हैं कि इस कोविड वाले फेज में बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। कोई कहता है कि कोरोना से हुआ है, कोई कहता है ऑक्सीजन की कमी हो गई है, कोई वेंटिलेटर नहीं मिला है। तो इससे विरलमेंट देखने को मिलता है बहुत सारे लोगों में, एक सोशल आइसोलेशन, लोनलीनेस, एक अलग टाइप की फ्रस्ट्रेशन और उदासी देखने को मिलती है कि जो लव वन था, जिसको वो बहुत ज्यादा प्यार करता था, माँ बाप भाई बहन, उसकी डेथ होती है। तो ये जो एक ग्रीफ रिएक्शंस है, ये भी बच्चे के सोशलाइजेशन के ऊपर निगेटिव प्रभाव डाला है। अगर हम देखें कि अभी हम अल्कोहल की बात कर रहे थे कि अल्कोहल का ये सब्सटेंस का प्रिवलेंस रेट बहुत ज्यादा देखा गया है, और जो जो भी इस कोविड वाले फेज में ये अगर उसको मिलता है तो भी बच्चे के लिए परेशानी है, जो और नहीं मिलता है तो भी नुकसान करता है। अगर हम अल्कोहलिक की बात करें तो उसमें बच्चे की सोशलाइजेशन की बात करें तो 3 टाइप के डिफिसिट देखने को मिलता है। डेवियंस प्रोनेस, मतलब जो जिसके जिस 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 घर में अल्कोहलिक होगा या सब्सटेंस वाले होंगे, वैसे बच्चे में का जो सोशलाइजेशन होगा वो पुअर होगा। उसकी जो बिहेवियरल सेल्फ रेगुलेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो नॉर्मल फैमिली की तुलना में कम देखने को मिलता है, जो कि आगे चल के बच्चे की वेलबींग नॉट ओनली प्रेजेंट, इन फ्यूचर भी निगेटिवली वो प्रभावित कर सकता है। ऐसे बच्चे में निगेटिव अफेक्टिविटी भी डेवलप होने की संभावना होती है, क्योंकि पेरेंट्स उसको अप्रोप्रिएट वे में जो जो एक रेसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक इमोशनल सपोर्ट होता है, अल्कोहलिक या सब्सटेंस वाले पेरेंट्स वो प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण बच्चे में रिसिप्रोकल अंडरस्टैंडिंग या रिसिप्रोकल हेल्दी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलप करने की जो कैपेसिटी होती है वो नॉर्मल की तुलना में कम देखने को मिलता है, जो कि हेल्दी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। और जिसके घर में जो अल्कोहल है या सब्सटेंस है, वो एक निगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म है, निगेटिव स्ट्रेस कोपिंग मैकेनिज्म है। तो बच्चा भी ऐसे घर में जो बच्चा पलेगा, वो भी ज्यादा संभावना होता है कि निगेटिव कोपिंग मैकेनिज्म को फॉलो करे और अल्कोहल या सब्सटेंस लेना वो स्टार्ट स्टार्ट करेगा, उसको उस वैसे पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। अब हम फोकस करेंगे कि जो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, बच्चे का पीयर्स फैमिली जो थे उनसे वो डिस्कनेक्ट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पढ़ने के लिए भी सिर्फ उसको मल्टीमीडिया ही है, मोबाइल ही है, और खेलने के लिए भी वही है। तो ऐसी स्थिति में बच्चे को जो इंटरनेट गेमिंग जो एक के डिसऑर्डर के शिकार हुए हैं ऐसे बच्चे, देखने को ऐसा बहुत सारा केस मिला है कि बच्चे दिन रात जो है वो अपने वीडियो गेम खेलने में बिजी रहते हैं। तो अब जो जो बहुत ज्यादा आवश्यकता से अधिक बच्चे जो गेम खेलते हैं, उसमें ये देखने को मिला कि उनका जो पुअर एकेडमिक फंक्शनिंग देखने को मिला है। डेंजरस एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व होते हैं, वो खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, पुअर रिलेशनशिप देखने को मिलता है, सेल्फ इंजुरियस बिहेवियर होता है, उसमें अटेंशन सीकर होते हैं। तो इसीलिए जो DSM-5 आया है, उसने इसको इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में डाला है। मतलब जो बहुत ज्यादा आवश्यकता से ज्यादा गेम जो खेलना है, वो एक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में आ गया है, और उसकी तुलना ओपीआई डिपेंडेंसी के ऊपर किया गया है। इनको
हाँ, एडिक्टिव बिहेवियर की कैटेगरी में इसलिए डाला गया है कि जैसे कोई बंदा एडिक्ट होता है तो धीरे धीरे उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ता है, मतलब वो ज्यादा पीना पीना स्टार्ट करता है। वैसे ही ये जो बच्चे हैं ये दिन प्रतिदिन ये जो ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं गेम खेलने में। जैसे एडिक्टिव जो पीपल होते हैं, जो काम करते हैं या जो पढ़ाई करते हैं उसमें उनका निग्लिजेंस देखने को मिलता है। सेम इसी टाइप के ऐसे बच्चे जो होते हैं, जो अदर जो अल्टरनेटिव एक्टिविटी होता है, खेलना कूदना पढ़ना दोस्तों से मिलना, वो सभी चीजों को पेरेंट्स के साथ टाइम बिताना, ये सब ऐसे बच्चों में कम देखने को मिलता है, जो कि एक डिसऑर्डर्स की कैटेगरी, इसलिए इसको हम डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में हम रखते हैं। और इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स, इंटरनेट डिसऑर्डर इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर्स को जो ICD-11 और DSM-5 है, उन्होंने एक स्पेसिफिक एडिक्शन की कैटेगरी में इसको डाल दिया है। अभी कुछ दिन पहले आप देखेंगे कि जो पबजी और ब्लू व्हेल की जो गेम था, वो एक स्पेसिफिक टाइप का टास्क देता था बच्चों का, और उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा पेनफुल होता था, बहुत ज्यादा निगेटिवली प्रभावित करता था इसके जो साइको सोशल वेलबिंग है उसके ऊपर। एक अगर एविडेंस देखा जाए तो एक नासिक जगह है महाराष्ट्र में, वहां पे 14 साल के बच्चे ने सुसाइड कर लिया। और ऐसे सेल्फ हार्मिंग, सुसाइड का ऐसे बहुत सारे केसेस देखने को मिला लगातार। तभी 2017 में इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसने बैन लगाया है। और इस लिंक को, चाहे वो गूगल हो, फेसबुक हो, याहू, इस सभी पे डिलीट करने का प्रावधान बनाया, जो कि बच्चे को के साइको सोशल वेलबींग को इनहांस करने में, बच्चे के फ्यूचर के लिए बहुत ही फ्रूटफुल एक प्रयास था, बहुत फ्रूटफुल कदम था ये। तो कुल मिला के हम ये देखें कि जो बहुत ज्यादा बच्चे ऑनलाइन क्लास अटेंड करते हैं या बहुत ज्यादा गेम खेलते हैं, वो उसकी जो एक साइको सोशल डेवलपमेंट है उसके ऊपर सिर्फ निगेटिवली प्रभाव नहीं डालता है, कई हद तक जो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। जैसे कि बच्चे मल्टीटास्किंग जो है वो काम करना सीख लेते हैं, कॉपरेट करना सीख लेते हैं। जो जिस बच्चे में थोड़ी बहुत विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, विजुअल डिफिकल्टी है, वो लाइट वेट चेंज को वो आइडेंटिफाई करता है, जो उसकी जो एक लिमिटेशंस है उसको मिनिमाइज करने में वो हेल्प करता है। अगर वीडियो गेम की बात करें या ऑनलाइन क्लास की देखें, तो ये जो ग्रे मैटर है उसको वो इंक्रीज करता है। ग्रे मैटर जो राइट हिपोकैम्पस में होता है उसको वो इंक्रीज करता है, जो कि लर्निंग के लिए, मेमोरी के लिए, मोटर परफॉर्मेंस के लिए वो बेनिफिशियल होता है। इससे सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता है, बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा एकेडमिक और सोशल स्किल में डेवलपमेंट भी देखने को मिलता है। ऐसे बच्चे जो रिस्की बिहेवियर में इन्वॉल्व होते हैं, ADHD टाइप के जो बच्चे होते हैं, उनको आप मीनिंगफुल गेम में अगर आप इन्वॉल्व करते हैं तो उसकी जो मालएडेप्टिव बिहेवियर है वो रिड्यूस हो सकती है। इसके कारण अगर इसको हम सही ढंग से यूज करें तो इसके रीडिंग राइटिंग जो स्किल्स है बच्चे का, वो देखने को मिलता है। बच्चे के अंदर जो फोबिया और एंजाइटी होती है, स्पेसिफिक फोबिया होती है किसी चीज को लेकर डर लगना, तो उसको हम ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं। जो फोबिया के पेशेंट का ट्रीटमेंट का जो अप्रोच होता है, डिसेंसिटाइजिंग, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, एक्सपोजर थेरेपी जिसको हम ब्रीफली कह सकते हैं। तो ये मीडिया के थ्रू या मीडिया और वीडियो के थ्रू बच्चे के अंदर जो फोबिया और एंजाइटी है उसको हम रिड्यूस भी कर सकते हैं। एक थेरापिटिक अप्रोच के रूप में भी इसको हम यूज कर सकते हैं। अब हम देखे हैं कि जो अभी हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट के ऊपर बात किए हैं, और देखते हैं कि जो कोविड-19 का एरा है वो नॉर्मल बच्चों के लिए तो चैलेंजिंग है ही, लेकिन खासकर जिसको मेंटल या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, या जो डिसेबल चिल्ड्रंस है उसके लिए ज्यादा ज्यादा चैलेंजिंग रहा है ये। खासकर ऐसे बच्चे जैसे कि जो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के जो पेशेंट्स होते हैं, जिनकी बच्चे की सोचने समझने की क्षमता कम होती है, अपने आप में खोए रहते हैं, उनमें ऑब्जर्वेशन लर्निंग देखने को मिलता है, उनका एक हम पैटर्न बनाते हैं, एक रूटीन बनाते हैं जिसको वो बच्चा फॉलो करता है। और इस पेंडेमिक वाले फेज में जब उसका रूटीन
जब डिस्टर्ब होता है वो उसके माल अडोप्टिव बिहेवियर को इनहेंस करता है, और जो एक प्रकार की प्रॉब्लमेटिक रही है अगर जो एएसडी पेशेंट है, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम, उसके लिए ये मोबाइल और इंटरनेट ये निगेटिवली इफेक्ट करता है, क्योंकि ऐसे बच्चे का कॉग्निशन उतना डेवलप होता नहीं, ऐसे बच्चे में ऑब्जर्वेशन लर्निंग होता है, पीयर ग्रुप के साथ ज्यादा सीखता है, तो ऐसे बच्चे के लिए वो चैलेंजिंग रहा है। अब हम टाइम बहुत कम बचा हुआ, इसलिए मैं भी थोड़ा सा फास्ट हो गया हूँ कि कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि बच्चे के साइको सोशल फंक्शनिंग को इनहेंस कर सकते हैं, साइको सोशल वेलबींग को इनहेंस कर सकते हैं इन पेंडेमिक में। उसमें सबसे पहला है रीएश्योर। बच्चे को एश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि जो भी बात वो कहे, अगर वो परेशान होता है तो उसकी बात को अच्छे से सुनना है और उसको रीएश्योरेंस प्रोवाइड करना है कि नहीं, ये कुछ समय की बात है, कुछ दिन के बाद ये ठीक हो जाएगा। बच्चे को पेरेंट्स को खुद बहुत ज्यादा काम और कूल रहना है, अपने आप को इंगेज करना है किसी न किसी एक्टिविटी में। जो मीडिया का में जो नेगेटिव बातें बताई जाती है उससे उसको बचना है। बच्चे को प्रमोट करना है एक हेल्दी इन्वायरमेंट को, जहाँ की बच्चा एंजॉय कर सके, जहाँ बच्चा सेफ रहे और अपनी मन की बातों को वो रख सके। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे का जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 3 साल में हो जाता है, तो बच्चे का जो पेरेंट्स है वो रोल मॉडल होता है। बच्चे में ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत ज्यादा होती है, तो पेरेंट्स को जो पेंडेमिक वाले फेज है, जो एक हॉरर टेरर की एक कंडीशन क्रिएट किया है, उसमें पेरेंट्स को खुद ज्यादा काम और कूल रहना है। पेरेंट्स को अलर्ट रहना है, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम सोशल मीडिया पे उसको नहीं स्पेंड करना है। बच्चे के साथ कनेक्टिविटी बना के रखना है, फैमिली मेंबर्स के साथ कनेक्टिविटी बना के रखना है। जो स्कूल टीचर्स है, स्कूल स्कूल टीचर्स, स्पेशल एजुकेटर्स, उसके साथ कनेक्टिविटी उसको बना के रखना है। और जब जरूरत हो, रिक्वायर हो, तो जो टेली हेल्थ सर्विस होता है ऑनलाइन या फोन के थ्रू जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, अगर जरूरत महसूस करे तो उसको वो यूज में ला सकते हैं। एडोलसेंस की बात हम करें, जो जो लेट चाइल्डहुड हम कह सकते हैं, 12 से 14 साल का जब एज ग्रुप होता है, उसमें वो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ वो इंटरनेट के, ट्विटर के, फेसबुक ईमेल के साथ वो कनेक्ट रहे, डेली रूटीन को फॉलो करे। और जो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म होती है कि अगर ये बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, तो अगर वो स्ट्रेस में होता है तो उसको देखना है कि वो हाउ टू कोप सच काइंड ऑफ सिचुएशन इन अ बेटर वे। वो इवेलुएट करे कि क्या सिचुएशन है, उसमें क्या किया जा सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग उसको रखना है। हमने अभी बात किया कि जो मोबाइल है या जो मल्टीमीडिया, उसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट होता है। तो पॉजिटिव कैसे और दूसरा कोई साधन भी नहीं है बच्चे को इंटरटेन करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो पेरेंट्स का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि बच्चा जब वो मल्टीमीडिया का यूज करता है तो उसको कॉन्स्टेंट वो मॉनिटरिंग करे कि वो जो चीज देख रहा है वो ठीक है कि नहीं है, वो उसके एज के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। अगर वो वायलेंट या एग्रेसिव बिहेवियर अगर देखता है उसमें, तो उसको वो मिनिमाइज करना है और उसको प्रॉपर गाइडेंस है वो प्रोवाइड करते रहना है। अब उसको कई चैनल होते हैं जो बच्चे के एज के अकॉर्डिंगली ठीक नहीं होता है, तो उसको ब्लॉक करना है। बच्चे को बताना है कि जो वो देखता रहता है, कई बार स्पाइडरमैन्स और बड़े बड़े आमिर खान को देखता है कि वो राइड कर रहा है पहाड़ के ऊपर बाइक को, तो वैसा चीज अगर देखने को मिलता है मल्टीमीडिया के थ्रू, तो जो पेरेंट्स है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो रियलिटी को वो बताए, फैंटासी में बच्चे को न रहने दे। कई बार होता है कि पेरेंट्स बच्चे का लुक आफ्टर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है कि वो खुद स्ट्रेस में हो, खुद पजल हो, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म या डिफेंस मैकेनिज्म उतना अप्रोप्रिएट नहीं हो कि ऐसे क्रिटिकल कंडीशन में बच्चे का अच्छे ढंग से लुक आफ्टर कर सके, तो वो बच्चे को मोबाइल या कुछ पकड़ा देते हैं। तो वो वैसा नहीं करना है, बेबी सीटर की तरह उसको यूज नहीं करना है। ऐसा करने से बच्चे के ऊपर निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। और जो इन्वायरमेंट है वो क्रिएटिव होना चाहिए। टाइम हमारे पास बहुत कम बचा है, तो हम ये कहेंगे कि जो जो एक नॉन फार्माकोलॉजिकल अप्रोच होता है, जो स्पेशल एजुकेटर या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या सोशल साइकेट्री वाले प्रोवाइड करते हैं। कई बार बच्चे में बहुत टाइप के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है, बिहेवियरल इशू है, डिप्रेशन है, एडीएचडी है,
ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स है, साइकोसिस है, इस टाइप की बहुत सारा। तो उसमें सिर्फ नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट या टेली सर्विस से ही काम नहीं चलेगा, उसके लिए फार्माकोलॉजिकल मेडिसिन की भी जरूरत होता है। तो हम कंबाइंड जब भी ट्रीटमेंट करेंगे तो फार्माकोलॉजिकल और नॉन फार्माकोलॉजिकल दोनों चीज को लेकर साथ में चलेंगे। कॉग्निटिव बच्चे के अंदर बहुत सारा डर, भय, फियर बैठा रहता है, तो हम उसके लिए सीबीटी प्रोवाइड करेंगे, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग करेंगे। अगर हम अभी की मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की बात करें तो जो होलिस्टिक अप्रोच की बात कहा गया है, सभी जो हम सारे प्रोफेशनल बात करते हैं कि स्पेशल एजुकेटर, टीचर, पुलिस पर्सन, पॉलिसी मेकर्स, कम्युनिटी पीपल, सारे लोग मिलकर साथ करेंगे। लेकिन ये जो नया एक एक्ट आया है मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसमें जो चैप्टर 13 सेक्शन 100 में पुलिस को भी इन्वॉल्व किया गया। पुलिस की भी ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इस टाइप के बच्चे दिखते हैं या जो भी पीपल दिखता है जो कि सेल्फ हार्मिंग हो, डिस्टर्ब हो, जो खुद को डिस्टर्ब डैमेज कर सकता है, सोसाइटी या फैमिली को कर सकता है, उसको आइडेंटिफाई करके कोर्ट से ऑर्डर लेकर उसका एप्रोप्रिएट वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। तो हम ब्रीफ में ये देखते हैं कि जो एक कोविड-19 का जो फेज है, इस ये फेज एक चैलेंजिंग इशू है। बच्चे जो पेरेंट्स है, पेरेंट्स के लिए भी चैलेंजिंग इशू है, क्योंकि पूरा एक चेंज, एक पूरा फैमिली का सिस्टम चेंज हो गया है। पूरा जो एक लाइफ स्टाइल था वो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है। ऐसी स्थिति में बच्चे को एप्रोप्रिएट वे में सोशलाइजेशन प्रोवाइड करना टफ काम है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि रिसर्च फाइंडिंग ये भी बताता है कि कोरोना और लॉकडाउन जो है सो कई बार हेल्दी पर्सनालिटी के डेवलपमेंट में भी सहायक सिद्ध हुआ है। कि जिसको इस भागम भाग के लाइफ में, जिसको अपने बच्चे के साथ, पत्नी के साथ, माँ बाप के साथ रहने को टाइम नहीं होता था, वो अब बहुत अच्छे से अपने मतलब कि पेरेंट्स के साथ, बच्चे के साथ टाइम स्पेंड किया है। तो किस बच्चे का हेल्दी डेवलपमेंट होगा और किसका हेल्दी नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि पेरेंट्स का रिसोर्स कैसा है, पेरेंट्स का प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म कैसा है, पेरेंट्स किसी क्राइसिस को कैसे हैंडल करता है, जो मल्टीमीडिया है या जो भी है उसको वो किस ढंग से ऑब्जर्व करता है, कितना प्रॉपर वे में यूटिलाइज करता है। इन सभी बातों के साथ मैं चाहूंगा अपनी अपनी वाणी को विराम देना, क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत में खत्म हो चुका है। जिन लोगों को कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चंस हो, वो दे कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशंस। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूंगा अगर हमारे पार्टिसिपेंट में किसी का अगर कोई प्रश्न है सर से तो पूछ सकता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमारे रिसोर्स पर्सन से आप पूछ सकते हैं। कोई ऐसा पार्टिसिपेंट जो अपना प्रश्न सर के समक्ष रखना चाहता हो? मुझे लगता है सर आपके द्वारा बहुत ही विस्तार से बताया गया है आज के इस विषय पर, और निश्चित रूप से हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उन्होंने जो चैट बॉक्स में जो उनके कमेंट हैं, उन कमेंट से हमें समझ में आ रहा है कि आपने जो चीजें बताई वो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी, और हमारे सभी पार्टिसिपेंट आपकी इन बताई हुई बातों से लाभान्वित हुए हैं। कोई प्रश्न पूछना चाहता है क्या? अगर कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो प्लीज सर के समक्ष रख सकता है। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन। मैं बहुत जल्दी तो नहीं बोला हूँ। नहीं सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से और विस्तारित रूप में चीजों को रखा है सभी हमारे पार्टिसिपेंट के समक्ष। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने कम समय में बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को दी, और साइको सोशल वेलबींग के बारे में काफी अच्छी तरीके से हमें बताया है। निश्चित रूप से हम सभी पार्टिसिपेंट आज की इस जानकारी से कुछ सीखे होंगे, और जरूर इस कोविड-19 के समय इन चीजों को अपने जहन में, अपने मन में रखेंगे, और जितने भी हमारे आसपास ऐसे लोग मिलते हैं जरूर उन्हें कुछ ना कुछ सहायता देने की कोशिश करेंगे। सर, सीआरसी लखनऊ की टीम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती है। सर, एक छोटी सी जानकारी आप सभी के समक्ष रखना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने एक मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन जारी किया है, जिसका कार्य है कि
जो घर बैठे ऐसे लोग हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हमारी इस हेल्पलाइन पर हमसे सजेशन ले सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं और अपनी जो भी समस्या है, साइकोलॉजिकल समस्या है, उसका निवारण कर सकते हैं। इस मेंटल हेल्थ रिहेबिलिटेशन हेल्पलाइन का नाम है केरन और ये 24/7 सर्विस देती है। इसका नंबर है जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है 1800-599-0019 और कोई भी साइकोलॉजिकल समस्याओं से ग्रसित कोई भी व्यक्ति हमें किसी भी समय फोन कर सकता है और निश्चित रूप से जो भी उसकी समस्या है उसको देखते हुए हम उसका निवारण करने का एक प्रयास करते हैं। और सबसे अच्छी बात इस हेल्पलाइन में ये है कि इसमें जो भी यूजर है, जो भी पेशेंट है, जो भी व्यक्ति है हमें फोन करता है, हम उसकी सारी जानकारियों को गोपनीय रखते हैं, कॉन्फिडेंशियल रखते हैं। सारी जानकारी हमारे पास सुरक्षित रहती है, इसलिए आप निसंदेह हमें हमारी इस हेल्पलाइन पर फोन कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप इस हेल्पलाइन को प्रसारित और प्रचारित करिए कि जिससे कि लोग, जिन लोगों को ऐसी समस्याएं हैं, साइकोसोशियल या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो हमसे इस हेल्पलाइन पर संपर्क करें और हमारी इस हेल्पलाइन का उद्देश्य सफल हो पाए। तो छोटी सी जानकारी आप सभी के समक्ष मैं रखना चाहता था। साथ में एक और जानकारी है जिसमें कि हमारे सीआरसी लखनऊ में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा एक EIC अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डेवलप किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि हम दिव्यांगता से ग्रसित बच्चों की शीघ्र पहचान करके उनका शीघ्र हस्तक्षेप कर पाए, जिससे कि दिव्यांगता के प्रभाव को कम किया जा सके और हमारे जो भी 0 से 6 इयर्स के जो भी बच्चे हैं जो हमारे पास आए, उनके दिव्यांगता के प्रभाव को कम करके उनका पुनर्वास करने का प्रयास करें हम लोग और उन्हें एक ऐसा व्यक्ति बनाने का प्रयास करें जिससे कि समाज की मुख्य धारा से आसानी से, सरलता से जोड़ा जा सके। ये क्रॉस डिसेबिलिटी शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र पूरे इंडिया में लगभग 14 अभी ओपन किए गए हैं, अभी शुरुआत है और निश्चित रूप से ये जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा और हर उस व्यक्ति तक पहुंच पाएगा जिसे इसकी आवश्यकता है। अभी लखनऊ में अगर किसी को आप भेजना चाहते हैं तो यहाँ पे भेज सकते हैं और हमारे इस शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र से लाभ उठा सकते हैं। ये एक अन्य जानकारी थी जो कि हमारे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की ओर से शुरू किया गया है। मैं अंत में, इस कार्यक्रम के अंत में आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सीआरसी लखनऊ की टीम की तरफ से, क्योंकि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमारे लिए समय निकाला और आज के विषय पर अपनी विशेषज्ञता देने के लिए हमारे साथ उपस्थित हुए हैं। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको सादर सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पैट्रॉन डायरेक्टर PDO PPD आदरणीय डॉक्टर हिमांशु दास सर का, जिनका सानिध्य और सहयोग हमें लगातार हमारे सभी वेबिनार में, हमारे सभी प्रोग्राम में मिलता है। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा डायरेक्टर सीआरसी लखनऊ आदरणीय रमेश पांडे सर का, जिनका नेतृत्व और जिनका सहयोग लगातार हमारे साथ बना रहता है। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे सभी प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर का, आदरणीय राजीव रंजन सर का, आदरणीय सविता मैडम का, आदरणीय नागेश पांडे सर का, क्योंकि कोई भी कार्यक्रम बिना कोऑपरेशन के सफल होना बहुत मुश्किल है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट हैं जो लगातार हमारे साथ जुड़े रहते हैं, हमारे साथ अपना ये विश्वास बनाए रखते हैं, हमारा अपना प्यार बनाए रखते हैं। आप सभी का सीआरसी लखनऊ की टीम बहुत बहुत धन्यवाद करती है। सर, अंत में एक बार फिर से आपको सादर धन्यवाद। सीआरसी लखनऊ की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम सर। मैं अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त घोषित करता हूं। आप सभी लोग लेफ्ट हो सकते हैं और जो हमारा फीडबैक